हेलो बच्चों, आज हमने नया टॉपिक फलन यानी कि फंक्शन स्टार्ट करना था, लेकिन दो क्वेश्चन रिलेशन के बच गए हैं। पहले उनको फिनिश करते हैं, फिर फलन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए फिर पहला क्वेश्चन आज का। माना आर एन क्रॉस एन पर टपल ए बी रिलेटेड टू टपल सी डी, यानी कि ए बी एन क्रॉस एन का मेंबर होगा। एन क्रॉस एन है तो टपल के फॉर्म में होगा उसका एलिमेंट। ठीक हो गया। ए बी रिलेटेड टू सी डी यदि ए डी इंटू बी प्लस सी इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी, है ना। ये तो देखिए उसने दिया है, लेकिन इसको ना हम अगर अपने शब्दों में कह पाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। जिस भी टपल पे आप यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में कि सेट क्या कौन सा है। सेट कौन सा है इसमें? एन क्रॉस एन। ठीक हो गया। तो एन क्रॉस एन के जो मेंबर होंगे किस फॉर्म में होंगे? टपल के फॉर्म में। टपल ए बी टाइप, टपल सी डी, टपल ई एफ, इस टाइप के होंगे। ठीक हो गया। रिलेशन किस रूप में डिफाइंड है? पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से इस प्रकार से रिलेट है। ए डी, देखिए पहला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट, है ना। इसको ए डी मत पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? पहले और लास्ट का प्रोडक्ट इनटू बी प्लस सी, ये बी और सी बीच वाले जो बच गए है ना, उनका सम इक्वल टू बी सी। देखो बी और सी का यहाँ सम हुआ था, यहाँ क्या हो रखा है? उन दोनों का प्रोडक्ट। ए डी का यहाँ प्रोडक्ट हुआ था, तो यहाँ क्या हो चुका है? सम। तो जो रिलेशन दिया है उसको अपने शब्दों में क्या कहोगे कि ये पहला और लास्ट का प्रोडक्ट, बीच वालों का समीशन, और राइट साइड में फिर जिन दो का समीशन हो रहा था उनका प्रोडक्ट, और जिन दो का प्रोडक्ट हो रहा था उन दोनों का सम। ठीक हो गया। द्वारा परिभाषित एक संबंध है, दिखाइए आर तुल्यता संबंध। ठीक हो गया। हमें सेट मिल चुका है और रिलेशन हमने अपने शब्दों में डिफाइन कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सीधे सीधे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दिखाना होगा तो तुल्यता प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में आप कहोगे दिया गया समुच्चय, क्या आपके पास दिया गया समुच्चय वो है एन क्रॉस एन। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स की शक्ल कैसी होगी? कुछ कॉमा कुछ टाइप, यानी कि ऑर्डर टपल ए कॉमा बी टाइप। और संबंध आर के आपके पास सीधे सीधे ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, ताकि दो ब्रैकेट की दिक्कत ना होना। ए बी रिलेटेड टू सी डी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट, है ना। वैसे इसमें यदि और केवल यदि लिखना चाहिए था, ठीक है ना। उसने हिंदी वर्जन में थोड़ा मिस्टेक कर रखा है, यदि और केवल यदि सही रहता, ठीक है ना। अगर यदि भी दिया है तो ऐसे क्वेश्चनों में आपने समझना है कि यदि और केवल यदि है, मीन्स उल्टा सुल्टा एक समान। ठीक है ना, यानी कि अगर ए बी सी डी से रिलेट है तो ये कंडीशन होगी, और उल्टा चलोगे अगर ये कंडीशन आ गई कि नहीं एलिमेंट्स के बीच में, तो वो इसमें रहने लगेगा। ठीक है ना, उल्टी सुल्टी दोनों कंडीशन होती है इन क्वेश्चंस में। तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा? ये देखिए पहले और लास्ट का प्रोडक्ट ए डी, बीच वालों का समीशन यानी कि बी प्लस सी इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या कर रखा है उसने? जिन दो का सम कर रखा है उनका प्रोडक्ट बी सी, देख सकते हो, है ना। और जिनका प्रोडक्ट कर रखा है ना, उनका सम कर दिया, राइट, ए प्लस। ठीक है ना, इसको कभी भी ना अपने शब्दों में डालने की कोशिश करो। ठीक है ना, ऐसे पढ़ोगे फिर किसी दूसरे टपल पे लागू करोगे ना, उस टाइम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना, तो उससे अच्छा ये है कि इस टाइप से अपने शब्दों में पहले लास्ट का प्रोडक्ट बीच वालों का सम इक्वल टू जिन दो का यहाँ सम वहाँ प्रोडक्ट, जिन दो का प्रोडक्ट वहाँ सम, इस रूप में। ठीक हो गया। अब हम सीधे सीधे आएंगे किस पे? स्वतुल्य संबंध पे। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य के लिए एक मेंबर चाहिए। ठीक हो गया, तो मैं लिखूंगा माना ऑर्डर टपल ए बी बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन। ठीक है, एन क्रॉस एन का एक मेंबर ऑर्डर टपल ए बी ले लिया। मुझे दिखाना होगा ए बी रिलेटेड टू ए बी, है ना, तभी तो, यानी अपना अपने साथ संबंध तभी तो दिखा पाएगा स्वतुल्य में। यानी कि मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ए बी रिलेट टू ए बी। मुझे पता नहीं चल रहा था ना अभी सीधे क्या लिखूं करके, तो मैं रफ में गया इधर, मैंने देखा अगर ए बी रिलेट टू ए बी होता, उल्टा चला मैं, ठीक है ना, ए बी रिलेट टू ए बी होता तो कंडीशन क्या आती मेरे पास?
पहला लास्ट देखो इस फॉर्म में है ना, ए बी रिलेट है सी डी, तो ये इक्वेशन है, ठीक है ना। अगर ए बी रिलेट है ए बी से, ठीक है ना, देखो अगर अपने शब्दों में अगर आपने डाला नहीं होता ना, तो आप कहते हैं कि डी की जगह भी बी रखो, सी की जगह ए रखो, इस टाइप से ना। अगर आपने सीधे सीधे अपने शब्दों में डाल रखा है इसको, तो आप सीधे सीधे क्या कहोगे, पहले और लास्ट का प्रोडक्ट, यानी कि ये और ये लास्ट, ठीक हो गया, ए बी हो गया। फिर बीच वालों का सम, यानी कि बी प्लस ए इक्वल टू, राइट साइड में क्या चाहिए होगा आपको, यहाँ जिन दो का सम था उनका आपने किया प्रोडक्ट बी ए, है ना। जहाँ प्रोडक्ट था उन दोनों का करना है आपने सम, ठीक हो गया। ए बी इंटू बी प्लस ए इक्वल टू बी ए इंटू ए प्लस बी, ठीक हो गया। यानी अगर ये कंडीशन आ गया, अगर ए बी ने रिलेट होना है ए बी से, तो ये कंडीशन आनी चाहिए, ठीक हो गया। मैं उल्टा कहूँ, अगर ये कंडीशन मुझे मिल गई तो मैं कह दूंगा ए बी रिलेट टू ए बी, ठीक है। अब मुझे पता चल गया है कि मुझे ये कंडीशन ट्रू दिखानी पड़ेगी, ठीक है। चेक करो तो ए बी बी ए, बी प्लस ए प्लस बी, ये तो ऑलवेज सही होती है इक्वेशन ना, किसी भी रियल नंबर के लिए या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप कुछ ले लीजिए ए बी की जगह, ये तो हमेशा सही होगी कंडीशन, ठीक है ना। जैसे मैंने ए की जगह 2 ले लिया, बी की जगह ले लिया 3, दोनों का प्रोडक्ट पहले करूँ, ठीक है। फिर कह रहा है ये उन दोनों का सम, यानी कि बी की जगह 3 लिया 2, है ना, इसका जो आंसर आएगा, ठीक है ना। ये कह रहा है उलट दो, ए बी ने कह के बी ए कह रहा है, यानी कि अगर मैं इसको 2 इंटू 3 के बदले 3 इंटू 2 कीजिए कह रहा है, राइट वाला, ठीक है। फिर ए प्लस बी, यहाँ बी प्लस ए था, ए प्लस बी कीजिए कह रहा है, यानी कि 3 प्लस 2 ने कह के 2 प्लस 3, देखिए आप सेम ही तो आएगा दोनों, ये 6 होगा, ये 5 है ना, 6 5 जा 30, ये भी आएगा, ये देखिए 6, ये 6 आ जाएगा, ये सम है, प्रोडक्ट में सम होगा, ये 5 अंदर आ गया, 6 5 जा ये भी 30 ही आना है, ठीक है। तो दोनों तो सिमिलर ही है ना, तो कह सकता हूँ मैं ए बी इंटू बी प्लस ए इक्वल टू बी ए इंटू ए प्लस बी, तो है ही, तो यानी कि ए बी रिलेट है ए बी से, क्योंकि ये कंडीशन दिखानी थी और ये वैसे ही प्रूफ हो गई, ठीक है ना, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एलएचएस आरएचएस तो वैसे होता ही है ना, ऑलवेज होता है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं सीधे सीधे यहाँ अपने रफ वर्क में, सॉरी फियर वर्क में क्या लिखूंगा, सीधे सीधे सिंस ए बी बी प्लस ए इज इक्वल टू बी ए प्लस बी, ठीक है ना। ये तो ऑलवेज होता है सही, ए बी को उलट रखा है ना, ए बी कहो या बी इंटू ए को, वो बात एक ही है, बी प्लस ए कहो या ए प्लस बी को, वो बात एक ही है, ठीक है ना, यानी दोनों तो सेम ही है। इसका मीनिंग ए बी रिलेट टू ए बी, है ना, ए बी तो ए बी से रिलेट है ही। फिर अगर ये एलिमेंट खुद से ही रिलेशन दिखा रहा है, इसका मीनिंग आर के है, सतुल्य इंप्लाइज आर सतुल्य संबंध है, ठीक। फिर सममित दिखाना पड़ेगा, पॉज करके आप नोट डाउन कर लो इसको। अब हम दिखाएंगे सममित, ठीक है। सममित में आपको 2 मेंबर चाहिए, तो मान लेता हूं ए बी कॉमा सी डी रिलेटेड टू सेट एन क्रॉस एन, ठीक है। एन क्रॉस एन के मैंने 2 मेंबर उठाए और एक जोड़ी में आर से ले लूंगा, तथा ए बी रिलेटेड टू ए बी से रिलेट, सॉरी ए बी रिलेटेड टू सी डी। अब मुझे दिखाना क्या होगा, सी डी रिलेट टू ए बी, उल्टा, यानी जैसे एक्स वाई से रिलेट है तो वाई एक्स से रिलेट हो, ऐसा दिखाना पड़ता था वही। यानी पहला एलिमेंट है ए बी, दूसरा एलिमेंट है सी डी, पहला दूसरे से रिलेट है तो अब दूसरा पहले से रिलेट है, ऐसा दिखाना होगा, ठीक है। अच्छा, ए बी रिलेट है सी डी से, मुझे क्या कंडीशन मिल जाएगी इस हिसाब से, पहले लास्ट का प्रोडक्ट ए डी, बीच वालों का सम बी प्लस सी इक्वल टू, यहाँ जिनका सम है उनका प्रोडक्ट होना है बी इंटू सी, जिनका प्रोडक्ट हो रखा है उनका सम होना है, राइट में, इसी रूप में डिफाइन था रिलेशन, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को मैंने किस रूप में डालना है कि सी डी रिलेट हो जाए ए बी से, इस टाइप की कंडीशन दिखे, और मुझे पता नहीं किस टाइप की कंडीशन लानी है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल साइड पे रफ वर्क करूंगा,
वहाँ देखूंगा मुझे ये लाना था सी डी रिलेट टू ए, ठीक है, सी डी रिलेट टू ए बी इस टाइप की कंडीशन लानी थी सिमेट्री दिखाने के लिए। तो पहला और लास्ट का प्रोडक्ट देखो सी इंटू डी, ठीक, बीच वालों का सम कितना आ जाएगा डी प्लस ए इज इक्वल टू जिनका यहाँ सम हो रखा है यहाँ प्रोडक्ट कर दो डी ए, जिनका प्रोडक्ट हो रखा है वहाँ सम कर दो सी प्लस डी, यानी सी डी रिलेट टू ए बी दिखाने के लिए ये कंडीशन लानी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन में जाता हूँ, क्या इस इक्वेशन से ये इक्वेशन लाई जा सकती है, देखो सी बी चाहिए, यहाँ आपके पास बी सी है, अगर उलट दूंगा तो सी बी आ ही जाएगा, कोई नहीं, आगे पीछे करके गुणा करो कोई फर्क पड़ता नहीं। ए प्लस डी यहाँ है, यहाँ डी प्लस ए चाहिए, कोई बात नहीं है ना, सम में भी आप आगे पीछे जोड़ सकते हो, ठीक है ना, 2+3 करो या 3+2 करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसको मैं ये ऐसा तो बना सकता हूँ। फिर यहाँ देखो ए डी है, मुझे लाना है डी ए, कोई बात नहीं आगे पीछे गुणा कर सकता हूँ, बी प्लस सी सी प्लस बी, कोई भी प्लस में भी आगे पीछे किया जा सकता है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सी बी वाला टर्म इसको लेफ्ट में चाहिए और ए डी वाला डी ए वाला राइट में चाहिए, तो मैं इक्वेशन को उलट भी देता हूँ और उसके अकॉर्डिंग लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, बी सी इस तरफ आके उलट दिया सी बी, ए प्लस डी को डी प्लस ए बी लिख दिया मैंने, ठीक हो गया, दोनों काम एक साथ, आर एच एस वाला एल एच एस पे भी ला रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग उलट भी दे रहा हूँ। इक्वल टू ये राइट में जाएगा, मुझे ए डी नहीं डी ए चाहिए था इसलिए मैंने उलट दिया इसको डी ए, है ना, बी प्लस सी के बदले सी प्लस बी चाहिए था, ठीक हो गया, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। देखो सी डी रिलेट टू ए बी होने के लिए ये कंडीशन चाहिए थी और ये कंडीशन मैंने बिल्कुल सही काम करके ला गया हूँ, ठीक हो गया। अगर ये कंडीशन आ गई तो मैं उल्टा चलूंगा तो कैसा कहूँगा ना, सी डी रिलेट टू ए बी, तो मैं क्या कह दूँगा सी डी रिलेट टू ए बी, सी डी ए बी से रिलेट हो गया, ठीक, माना था मैंने ए बी रिलेट है सी डी से, उल्टा भी सी डी रिलेट हो गया है ए बी से, इसका मीनिंग आर कैसा हो गया, समझे, इंप्लाइज आप क्या लिखोगे आर सम्मित है, आर सम्मित संबंध, ठीक। फिर ऐसे ही आप संक्रामक दिखाओगे, आर को आप दिखाना है संक्रामक, आर को आपने दिखाना है संक्रामक। संक्रामक के लिए 3 मेंबर चाहिए आपको, मैं लिख दूंगा माना ए बी सी डी ई एफ बिलोंगिंग टू एन क्रॉस है ना, ए बी एक एलिमेंट, सी डी दूसरा एलिमेंट, ई एफ तीसरा एलिमेंट एन क्रॉस एन, ठीक। अब मैं 2 जोड़ी रिलेशन से उठाऊंगा, है ना, तथा अब तक तो आपको हैबिट हो ही गई होगी ना, कैसे हमने संक्रामक दिखा रहे, कैसे सममित दिखा रहे, कैसे समतुल्य, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। ए बी रिलेट टू सी डी एंड सी डी रिलेट टू ई एफ, ठीक है ना। अब देखिए फिर इंप्लाइज, अब देखो ए बी रिलेट है सी डी से, तो रिलेशन किस रूप में डिफाइन था, पहले लास्ट का प्रोडक्ट ए डी, बीच वालों का सम पी प्लस सी, राइट में यहाँ जिसका प्रोडक्ट हो रहा था वहाँ सम, जिसका सम हो रहा था वहाँ प्रोडक्ट, तो बी प्लस सी था तो वहाँ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हुआ था तो सम, ठीक हो गया। एंड उसी हिसाब से इसकी लिए क्या कंडीशन बनेगी, फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट यानी कि सी एफ इंटू बीच वालों का सम यानी कि डी प्लस इक्वल टू यहाँ जिसका सम हो रखा है उसका प्रोडक्ट कीजिए यानी कि डी, और जिसका प्रोडक्ट हो रखा है उसका सम कीजिए यानी कि सी प्लस, ठीक हो गया। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ।
देखिए फिर इक्वेशन 1 है ना, समीकरण 1 को पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। समीकरण 1 देखिए क्या जाएगा ये, यहाँ समीकरण 1 को सॉल्व कर लेता हूँ, इस साइड को समीकरण 2 सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, क्या रिजल्ट आता है देखते हैं समीकरण 2 से। मुझे फाइनली लाना क्या है, ए बी। देखो ए बी रिलेट है सी डी से, सी डी रिलेट है ई एफ से। संक्रामक कब होगा, जब ए बी रिलेट हो जाए ई एफ से। ऐसा ही तो दिखाना होगा, यानी ए बी रिलेट हो जाए ई एफ से, यानी कि मुझे जो इक्वेशन आएगी ना यहाँ से भी यहाँ से भी, मुझे उस टर्म में ना सी डी नहीं चाहिए होगा। क्यों, मुझे फाइनल आंसर क्या लेना है, ए बी रिलेट है ई एफ से, यानी कि टर्म किसके चाहिए होंगे, ए बी के और ई एफ के। ठीक है ना, ए बी और ई एफ के टर्म में मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके लाना होगा। हटाना किसको होगा, देखो यहाँ भी सी डी है, यहाँ भी सी डी है ना, सी डी वाले टर्म को हटाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, इक्वेशन देख के पता चलेगा कैसे हटाएं करके। देखो ए डी बी प्लस सी है, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ आगे, कितना आ जाएगा ये, ए डी बी से मल्टीप्लाई हुआ ए डी बी, ए डी मल्टीप्लाई हुआ सी से ए डी सी, इक्वल टू यहाँ बी सी मल्टीप्लाई होगा ए से, तो ये बी सी ए बन गया, प्लस बी सी मल्टीप्लाई हुआ डी से, तो ये हो गया बी सी डी। ठीक हो गया। इसी प्रकार समीकरण 2 वाले की भी बात करता हूं मैं, सी एफ डी प्लस ई है ना, सी एफ मल्टीप्लाई हुआ डी से तो कितना जाएगा, सी एफ डी, सी एफ मल्टीप्लाई हुआ ई से तो सी एफ ई, इक्वल टू डी ई मल्टीप्लाई होगा सी से डी ई सी, प्लस डी ई एफ, डी ई। ठीक हो गया। अब देखिए ए बी डी, ए डी सी, बी सी ए, बी सी डी है ना, हर एक टर्म पे आप क्या देख रहे हो, तीन तीन अननोन है, हर एक टर्म पे तीन तीन अननोन है, जबकि ए बी सी डी है ना, केवल इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ अननोन कितने हैं, चार चार अननोन है, हर एक टर्म पे तीन तीन अननोन देख रहे हैं। अगर इक्वेशन आसान कब होती, जब हर एक टर्म पे एक एक इक्वेशन आती ना, हर एक टर्म पे अगर एक एक इक्वेशन आती तो मैं सी और डी वाले टर्म को एक साथ लिखता, ए बी वाले टर्म को एक साथ, यहाँ भी सी और डी वाले टर्म को एक साथ लिखता, ई और एफ वाले टर्म को एक साथ लिखता, एलएचएस में सी डी वाले टर्म रखता, यहाँ भी एलएचएस में सी डी वाले टर्म रखता, सी डी वाले को कंपेयर करता, सेम सेम बनाता एलएचएस, आरएचएस भी सेम सेम हो जाता, यहाँ आरएचएस से ए बी के टर्म मिलते, यहाँ के आरएचएस से ई और एफ के टर्म मिलते। ठीक है ना, वही तो चाहिए था मुझे, ए बी और ई एफ के तो टर्म चाहिए मुझे दिखाने के लिए, मुझे फाइनली दिखाना क्या है, ए बी रिलेट टू ई एफ, हटाना क्या है सी और डी को। तो ठीक है, मैं चाह रहा था कि सिंगल मिले हर एक टर्म पे, सिंगल नहीं, यहाँ कितने मिल रहे हैं, हर एक टर्म पे तीन तीन मिल रहे हैं। तो एक तरीका है सब प्रोडक्ट में ना, मैं देखो यहाँ ए बी सी डी चार अननोन है, चारों से अगर डिवाइड कर दूँ, देखो इसको मैं ए बी सी डी से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ क्या नहीं है, सी नहीं है, अपन में सी बचेगा, यहाँ पर अपन में बी बचेगा, यहाँ पर अगर ए बी सी डी से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा, डी, यहाँ पर बी सी डी है तो अपन में ए बच जाएगा। ठीक है ना, तो हर एक एलिमेंट मतलब हर एक जगह पर सिंगल सिंगल आपके पास अननोन बचा रहेगा, है ना। तो सबसे आसान क्या होगा, फिर इसको इक्वेशन को ही ए बी सी डी से डिवाइड कर दूंगा, क्यों, ताकि हर एक जगह पर सिंगल सिंगल वेरिएबल बचे, और सी डी वालों को लेफ्ट में, ए बी वालों को राइट में, यहाँ भी ऐसे ही चार से डिवाइड कर दूंगा, किससे, सी डी दिख रहा है ना, और ई एफ, हाँ सी डी और ई एफ है ना, सी डी ई एफ से डिवाइड कर दूंगा, जो तीन तीन बच रहे थे कट के सिंगल सिंगल में आ जाएंगे, भले ही वन अपॉन करके आएगा कोई दिक्कत नहीं, उसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहेगा, यहाँ तो तीन तीन है ना, अलग अलग नहीं हो पा रहे, उससे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पर की स्टेप क्या है मेरे पास, यहाँ ए बी सी डी से डिवाइड करना है और इसको सी डी ई एफ से डिवाइड करना। ठीक, देखिए इम्प्लाइज, मैं इसको डिवाइड कर दूँ, लिख भी देते हैं, चलो ए बी सी डी से विभाजित करने का, ए बी सी डी से विभाजित करने पर, ठीक, उस तरफ क्या लिखना होगा, जो चार है, कौन कौन है, सी डी ई एफ है ना, सी डी ई एफ से विभाजित करने पर,
विभाजित करने पर। ठीक, देखिए अगर आप इसको विभाजित करेंगे ए बी सी डी से, देखो इस टर्म को विभाजित करोगे, ठीक है ना। देखो पहले टर्म के लिए मैं अच्छे से कैसे आएगा समझा देता हूँ, फिर अगले में शॉर्ट मारेंगे। ठीक, ए डी बी आपने डिवाइड किया होगा, ये तो पता है ना, इसके डिवीजन में आएगा तो इसके भी अपॉन में आएगा, इसके भी अपॉन में आएगा। ठीक हो गया, अलग अलग हो जाएगा, इसके भी अपॉन में आएगा, इसके भी अपॉन में, वही हुआ। जैसे 2+3 है ना, अपॉन 5 करो, ऐड करो तो कितना आएगा, 5/5 1 आएगा। या अलग अलग करो, 2/5 करो, 3/5 करो, ये भी तो कितना आएगा 1। ये 5 का दूसरा हिस्सा, 5 का तीसरा हिस्सा कितना हो जाएगा, 5 का 5वां हिस्सा, यानी कि 5 का ही 5वां हिस्सा, तो 1 आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, ये छोटी सी चीज आपको आता होगा। देखिए फिर ए डी बी डिवाइड किया होगा आपने किससे, ए बी सी डी से, तो ए से ए कटा, बी से बी कटा, बी से बी कटा, बचा क्या, सी, है ना। यानी इसमें सी गायब था, देखो चारों में से कौन गायब था, इसमें सी वही बचा जो गायब था, क्योंकि जो प्रेजेंट थे उन्होंने तो कैंसिल कर दिया, सिर्फ कौन बचा, जो एब्सेंट था। ठीक है, तो यानी 1/c बचा फिर कुल मिला, ठीक है ना। शॉर्ट में आप क्या लिख दूंगा, 1/c सीधे से, यानी कि कुल मिला के ये पॉइंट आप दिमाग में रखो कि जो गायब है वही बच रहा है। ठीक, प्लस 1/, यहाँ कौन गायब, ए डी सी तो है, बी गायब है तो बी बचेगा अपन, इक्वल टू यहाँ कौन गायब है, डी, तो अपन में डी बचेगा, प्लस यहाँ कौन गायब है, ए, अपन में ए बचेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये सी और डी वाले टर्म लेफ्ट में लिख देता हूँ, ए बी वाले टर्म राइट में। ऐसा ही यहाँ भी करूँगा, सी और डी वाले टर्म लेफ्ट में, ई और एफ वाले राइट में। क्यों, मुझे दिखाना क्यों, क्या है, ए बी रिलेट टू ई एफ, यानी सी डी तो कहीं चाहिए ही नहीं, सी डी वाले टर्म्स को मैं गायब करना चाह रहा हूँ। ठीक, तो सी डी वाले टर्म को लेफ्ट में ले आओ, ये है डी, ये है सी, है ना, 1/d माइनस 1/c, देखो 1/d ये उधर जाएगा, -1/c लिख मैंने लेफ्ट में दिया, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू राइट में क्या था, अच्छा मैं इसको कहाँ ले गया था, राइट में ना, इसको लाया हूँगा लेफ्ट में, तो ये बचा होगा 1/b माइनस 1/, ये लेफ्ट में आया। ठीक, 1/b तो अपनी जगह था, ये लेफ्ट में आया तो -1/, मैंने फिर उलट भी दिया, ठीक है ना, उलट भी दिया मैंने। ठीक हो गया, तो 1/d माइनस 1/c इक्वल टू 1/b माइनस 1/, ये हो गया। देखो ये इक्वेशन आप 1 2 कह चुके हो, चलो मैं इसको 3 इक्वेशन देता हूँ। देखो इस तरीके भी सोचो, अगर यहाँ पर एक लॉजिक नहीं लगाओगे ना तो थोड़ा लेंदी बढ़ा कैलकुलेशन। ठीक है, तो आप यहीं से एक चीज सोचो कि देखिए 1/d माइनस 1/c इक्वल टू 1/b माइनस 1/a, और हम पहले से क्या कह रहे थे, ए बी रिलेट टू सी डी, है ना। जब हमने ए बी रिलेट टू सी डी को सॉल्व किया तब तो इक्वेशन मिली मुझे, समझ रहे हो ना। मैंने क्या माना था, ए बी रिलेट टू सी डी, इसी को मैं सॉल्व करते गया, डिवाइड किया इस टाइप से, तब जाके इक्वेशन मिली है। ठीक हो गया, यानी कि ए बी रिलेट टू सी डी करके ये इक्वेशन मिली है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है यहाँ, ठीक है ना। उल्टा भी चलोगे, अगर ए बी सी डी के साथ ये कंडीशन मिल गई, यानी 1/d माइनस 1/c 1/b माइनस 1/a, यानी कि अगर इसको पहला मानते हो ना, ये देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा मानते हो, तो क्या हो गया 1/4 माइनस 1/3 इक्वल टू 1/2 माइनस 1/1, इस रूप में। ठीक है ना, देखो अभी कैसे कोरिलेट करेंगे इस चीज़ को, पहले यहाँ भी सॉल्व कर लो। सी डी ई एफ से अगर विभाजित करो तो कितना आएगा, जो गायब है वो बचा रहेगा ना अपन में। यहाँ कौन गायब था, ई टर्म नहीं दिख रहा है तो ई खटा नहीं होगा, नीचे बचा होगा सी एफ ई यानी कि डी नहीं है ना, डी गायब है उसमें तो डी बचा होगा। यहाँ पर एफ गायब है तो एफ बचा होगा, डी ई एफ अपन क्या होगा, सी गायब है तो इसमें सी बचेगा। फिर सी और डी वाले को मैं लेफ्ट में लाऊंगा, यहाँ जाएगा 1/d, सी इधर आया तो माइनस का 1/c इक्वल टू 1/f राइट में था, ये उधर जाएगा माइनस के साथ 1/e आ गया। ठीक हो गया, इसको इक्वेशन में 4 कह देता हूँ,
देखो ये सबसे, जब अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे सबसे लगभग लेंथी बन रहा है संक्रामक की वजह से, ठीक है ना। ये शायद चैप्टर का सबसे लेंथी क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन कह सकते हो इसको। अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है ना, इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो पीछे वाले जो हमने क्वेश्चन किए थे वो आपको इजी लगने लगेंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप छोड़िए मत, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन और इजी लगने लगेंगे, है ना। अगर अभी तक आप 5 मिनट में सॉल्व कर रहे थे तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आप 3-4 मिनट में इसको सॉल्व करने लगो, ठीक हो गया। तो कभी भी टफ क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, 1-2 बार सॉल्व करोगे तो इजीली आने लगेगा, और उसकी बदौलत प्रीवियस जो क्वेश्चन थे वो और जल्दी सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। 1/d माइनस 1/c इक्वल टू 1/f माइनस 1/e, ठीक है। यानी कि ये इक्वेशन मुझे कब मिली थी, जब मैंने ये कहा था सी डी रिलेट टू ई एफ, है ना। सी डी ई एफ से रिलेट है तो ये इक्वेशन मिली। यानी अगर ये इक्वेशन मिलती तो ये कह सकता मैं सी डी रिलेट टू ई एफ कह सकता हूँ। इसी प्रकार यहाँ देखो ए बी रिलेट टू सी डी माना था तो ये कंडीशन मिली मुझे, है ना। अगर मैं ये कंडीशन मिलती मेरे को तो मैं कह सकता था ए बी रिलेट टू सी डी, है ना। इसी लॉजिक का यूज करेंगे ए बी रिलेट टू ई एफ करने में, ठीक है ना। अगर देखो यहाँ को रिलेट नहीं करोगे ना, कैलकुलेशन और लेंदी बन जाएगी, ठीक है। यहीं को रिलेट करो, सी डी रिलेट टू ई एफ माना था, देखो चौथा कौन है एफ, तो 1/f माइनस तीसरा कौन है ये 1/e इक्वल टू 1/2 था नहीं, 1/2 में कौन है d, 1/2 माइनस 1/1, ठीक है ना। यानी ये और ये एक ही जैसा फील दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। क्या देना है 1/4 माइनस 1/3 ये था ये, ठीक हो गया। इक्वल टू राइट में क्या है 1/2 1/2, देखो सेकेंड ये था, माइनस 1/1, यहाँ भी देखो 1/1, सी आपके पास फर्स्ट, ठीक है। यानी कि इस रूम में को रिलेट करोगे तो आपको दिखेगा ए बी रिलेट टू ई एफ बी इजीली दिखेगा, ठीक हो गया। चलो मैं अब देखो 1/d माइनस 1/c 1/d माइनस 1/c, मेरा मकसद क्या है ए बी रिलेट टू ई एफ, उसमें सी डी टर्म तो है ही नहीं, तो मुझे यहाँ से 3 और 4 से ये फायदा हुआ कि इनका LHS देखो सेम है, LHS एक जैसा है तो इनका RHS भी एक जैसा हो जाएगा। तो यानी सी डी जो हमारे आंसर का हिस्सा नहीं होने चाहिए थे वो हट गए, आंसर का हिस्सा ए बी और ई एफ ने होना था। तो सीधे सीधे मैंने 3 और 4 को लिंक करके कह दूंगा कि ये दोनों इक्वेट हो गई, ठीक है। 3 और 4 से समीकरण 3-4 से 3-4 से मैं क्या कह दूंगा फिर 1/, इसको पहले कहो या इसको, देखो बाद वाले एलिमेंट ई एफ लाना है ना, और मैं कैसे को रिलेट कर रहा हूँ 1/4 वाला, तो फोर्थ जो बनेगा मेरा ई और एफ बनेगा ना फोर्थ में, यानी कि पहले इसको लिख देता हूँ फिर इसको लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं अगर आप इसको भी पहले लिखते हो, चाहे ए बी रिलेट टू ई एफ दिखाओ या ई एफ रिलेट टू ए बी कहो, बात एक है, क्योंकि सिमेट्रिक से वापस क्या बन जाएगा ए बी रिलेट टू ई एफ रिलेट टू ए, ठीक है। सिमेट्रिक तो हम दिखा ही चुके हैं, तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे पीछे ना करना पड़े इसलिए मैं पहले उसको लिख देता हूँ, ठीक। 1/f माइनस 1/e इक्वल टू यहाँ का RHS क्या है 1/d माइनस 1/a। देखिए अब इससे कोरिलेट कीजिए, तभी कहता हूँ कोरिलेट, अगर कोरिलेट नहीं करते ना फिर आगे सॉल्व करना होता है। यहाँ ई एफ यहाँ ए बी आप एलसीएम लेते, फिर यहाँ आता e माइनस एफ, यहाँ आता a माइनस बी, फिर इधर मल्टीप्लाई करते, फिर कॉमन लेते एडजस्ट करके, तब कहीं ना कहीं वो आता पहला लास्ट का प्रोडक्ट बीच वालों का सम इक्वल टू जिनका सम है वहाँ प्रोडक्ट, जिनका प्रोडक्ट है वहाँ सम कीजिए, इस टाइप की कंडीशन आती है इनका एलसीएम में। लेकिन इसी स्टेप में हमने कोरिलेट क्यों करवाया 1/4 माइनस 1/3 इक्वल टू 1/2 माइनस 1/1 क्यों कोरिलेट करवाया, ताकि यहाँ भी पहचान सके। देखो ए बी रिलेट टू ई एफ अगर होता तो इस फॉर्म में देखिए ये 1/4 वाले 1/4 कौन है एफ 1/f माइनस 1/3 कौन है यहाँ ई इक्वल टू
कितना रखा है यहाँ 1/2 कौन है b माइनस 1/1 आ गया a। आई की कंडीशन देखो 1/f माइनस 1/e 1/b माइनस 1/a है कि नहीं, यानी ऐसी कंडीशन है तो ये लिख सकता हूँ, को रिलेट करवा यहाँ से, ठीक है ना। तो मैं सीधे सीधे इंप्लाइज कह सकता हूँ फिर क्या, ए बी रिलेट टू ए बी तो ये से रिलेट हो चुका है, समझ रहे हो ना, क्योंकि ए बी रिलेट टू सी डी करके मैं ये कंडीशन लाया, सी डी रिलेट टू ई एफ करके ये कंडीशन लाया 1/4 माइनस 1/3 इक्वल टू 1/2 माइनस 1/1। इसी रूप में मैंने इसको डाला तो ये आना चाहिए कहा था, और वो इक्वेशन में ला चुका था दोनों को इक्वेट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ए बी रिलेट टू ई एफ, अगर ए बी ई एफ से रिलेट हो गया इसका मीनिंग ए बी क्या हो जाएगा फिर संक्रामक, ये तो केवल रफ वर्क था, इम्प्लाइज आर क्या हो गया फिर संक्रामक, आर संक्रामक संबंध है, ठीक है। अतः लास्ट में क्या लिख दोगे, अतः आर तुल्यता संबंध है, अतः आर तुल्यता संबंध, ठीक। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन रिलेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। माना पूर्णांकों के समुच्चय z पर r इक्वल टू टपल ए बी बिलोंगिंग टू z क्रॉस है, यानी कि z क्रॉस z के मेंबर आएंगे ना, तभी तो टपल के फॉर्म में। कंडीशन है कि a² प्लस b² इक्वल टू 1, यानी कि इस रिलेशन में टपल ए बी कब आएगा, जब पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर करने पर 1 आए। द्वारा परिभाषित संबंध है, दिखाइए कि आर तुल्यता संबंध नहीं है। आर तुल्यता नहीं है मीन्स या तो सतुल्य नहीं होगा, या सममित नहीं होगा, या संक्रामक नहीं होगा, ठीक है, या कोई एक होगा कोई दो नहीं होगा, या फिर तीनों ही नहीं होगा, है ना, ऐसा दिखाना होगा, ठीक हो गया। वो तो बात की बात है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप दो ही चीज़ें देखते हैं कि आपके पास समुच्चय कौन सा है, समुच्चय क्या है z पूर्णांक, है ना, पूर्णांक आप समझते हो 0 + 1 - 1 + 2 - 2 + 3 - 3, इस टाइप के जो भी अंक होते हैं वो पूर्णांक के तहत आते हैं, ठीक हो गया, इतना आपको आता है। अब देखिए r इक्वल टू ए बी बिलोंगिंग टू z क्रॉस z सच दैट a² b² इक्वल टू 1। देखिए ए बी जेड क्रॉस जेड से आना है तो a कहाँ से आएगा z से, b कहाँ से आएगा z से, यानी कि a और b दोनों ने पूर्णांक होने चाहिए, a और b दोनों ने क्या होना चाहिए पूर्णांक। इस टाइप का क्वेश्चन हम रिलेशन में कर चुके हैं, जब प्रांत प्रास निकाला था ना, संबंध r दिखाइए और प्रांत प्रास ज्ञात कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन किए थे ना स्टार्टिंग में, वहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन किया तो था हमने कि ए बी की जगह भी कोई पूर्णांक रखना होगा, बी की जगह भी कोई पूर्णांक रखना होगा, इस प्रकार की उनका स्क्वायर करके बना है। ये ज़्यादा टफ पड़ रहा था, है ना, ए और बी दोनों सिलेक्शन हमारे लिए टफ पड़ रहा था, तो मैं एक इक्वेशन फॉर्मेट में बदल देता था, बी की वैल्यू ए की टर्म में लिख दे रहा था, फिर क्या कह रहा था ए की जगह कोई इंटीजर रखता हूँ, बी ने भी इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर मीन्स पूर्णांक, ठीक। तो जहाँ भी कॉम्बिनेशन ऐसा बैठ गया तो मैं कहूँगा उस रूप में ना ए बी के जोड़े बना लूंगा, वही आर में रहेगा, ठीक हो गया, वही आर में रहेगा, यानी आर में एक पेयर के फॉर्म में आ जाएगा। और हमने इसी में, है ना, तुल्यता संबंध में ही स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए थे, जब आर किस रूप में दिया था पेयर में 1 1 1 2 3 1 स्टेप से दिया था, तो चेक कैसे किया था हमें बताइए, ठीक। यानी क्वेश्चन प्रीवियस सी टाइप का हो गया एक हिसाब से। ये वाला हमने फर्स्ट में कराया था जब प्रांत प्रास ज्ञात किए थे, और जब आर में एलिमेंट सीधे सीधे दिए 1 1 1 2 स्टेप से दिए थे एलिमेंट, तो हमने कैसे चेक किया था वो आपको पता ही है, ठीक। तो सीधे सीधे आंसर पे आइए, इसके सॉल्यूशन क्या कहोगे, दिया गया समुच्चय इक्वल टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर्स, ठीक हो गया, जो आपको समुच्चय दे रखा है वो जेड है, फिर नीचे से लिखना दिया गया संबंध आर इज इक्वल टू जो भी दे रखा है ये, ठीक, ये लिख दोगे। अब देखो ये संबंध उसने दिया तो a² b² इक्वल टू 1, है ना, क्लियरली तो नहीं दे रखा है ना। अब हम सीधे सीधे इस कंडीशन से पता कर सकते हैं कि a और b की जगह क्या क्या वैल्यूज आएंगी, ठीक है, तो सीधे सीधे r में रख देंगे तो r मिल जाएगा, फिर चेक करेंगे सतुल्य संक्रामक क्या है, ठीक। देखिए कंडीशन है a² b² इक्वल टू 1, a² b² इज इक्वल टू 1, यानी कि आपने r में ऐसी जोड़ी रखनी है जिनका स्क्वायर का सम करने पर 1 आए, ठीक है।
तो अब मुझे टफ पड़ रहा था ए बी दोनों का सिलेक्शन एक साथ करना, तो मैंने इसको इजीली सॉल्व किया। बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, ए स्क्वायर उतर गया तो 1 माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, है ना, और सिर्फ रूट ही नहीं आएगा प्लस माइनस भी आएगा। आपको पता होगा ना, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर आपके पास 4 है तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, केवल रूट 4 ही थोड़ी नहीं होता है, यहाँ प्लस माइनस लगता है ना, रूट 4 2 यानी प्लस माइनस 2 आते हैं, ठीक है ना, यानी 2 का स्क्वायर भी 4 हुआ, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, तो कभी भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस लगता है, ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा, प्लस माइनस, है ना, और स्क्वायर रूट लग गया 1 माइनस ए स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ ईजी हो क्या हो गया कि मुझे केवल ए की जगह इंटीजर रखना होगा, देखूंगा ए की जगह इंटीजर रखने के बाद बी इंटीजर आ रहा है यानी, है ना, जिनके लिए इंटीजर आएगा वही मेरी आंसर मतलब आर का हिस्सा होंगे, ठीक हो गया। तो देखिए फिर देखिए b इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। देखो अगर मैं a की जगह 0 रख देता हूँ, है ना, यदि a बराबर 0 तब b बराबर क्या होगा, देखो a की जगह मैंने 0 रखा, रूट के अंदर क्या बचेगा 1, रूट 1 से रूट 1 कितना होता है 1 ही होता है, प्लस माइनस बाहर से लगा तो b कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1, b आ जाएगा प्लस माइनस 1, ठीक हो गया। उसी प्रकार से देखिए यदि अब a की जगह 0 रख दिया मैंने फिर अगर मैं a की जगह 1 रख दूं या माइनस 1 रखूं, ठीक है ना, 1 रख के भी वही आंसर देगा जो माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। यानी कि अगर मैं a की जगह रख देता हूँ प्लस माइनस 1 तब b कितना मिल जाएगा, अगर a की जगह प्लस माइनस 1 रखोगे तो स्क्वायर करोगे, चाहे प्लस रखो या माइनस रखो, स्क्वायर करके 1 देगा, 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, प्लस माइनस 0 क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि 0 का तो कोई साइन होता ही नहीं, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसके अलावा कुछ रख सकते हो, आपने कहा मैं 2 रखता हूँ, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 माइनस 4, रूट के अंदर नेगेटिव इमेजनरी बन जाता है b हमें इमेजनरी थोड़ी चाहिए, b कहाँ से आना है z से आना है, इंटीजर ही चाहिए ना b भी तो ठीक हो गया। उसके अलावा 2 3 4 कुछ भी रखो ना उनका स्क्वायर 1 से तो बड़ा हो जाना है, मीन्स हमेशा नेगेटिव देने लगेगा, यानी इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं रख सकता। एक ही जगह 0 रखा ठीक हो गया, प्लस माइनस 1 रखा ठीक हो गया। अब प्लस माइनस 2 नहीं रख सकता क्योंकि उनका स्क्वायर करके 4 जो कि 1 से बड़ा होगा, प्लस माइनस 3 तो और बड़ा होगा नेगेटिव में, है ना। इसके अलावा जो भी रखोगे इमेजनरी देने लगेगा है ना, आयोटा देने लगेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं रख सकता। यानी यही जो 0 रखने पर 1, 0 रखने पर माइनस 1, 1 रखने पर 0, माइनस 1 रखने पर 0, यही जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपका आर होगा, ठीक है ना। इसलिए संबंध आर इक्वल है ना, सीधे सीधे आपके पास संबंध आर कितनी जोड़ी आ गई फिर आर में 0, 1 ऐसी कॉम्बिनेशन बनाओगे, कितने बना सकते, ठीक है। 0 1 के साथ गया, 0 माइनस 1 के साथ गया, फिर इसी प्रकार से 1 जो प्लस 1 होगा 0 के साथ गया, 1 0, फिर माइनस 1 0 के साथ जाएगा, माइनस 1 0, यानी कि जो रिलेशन आर दे रखा था हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पहुँचा दिया आर, ठीक है ना। अब इसको चेक करना आपने कि सममित संक्रामक समतुल्य है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। फिर स्टार्टिंग में हमने ऐसे क्वेश्चन तो किए थे जहाँ आर के सीधे सीधे एलिमेंट दे दिए थे, चेक कर रहे थे, ठीक है। तो सीधे सीधे हम बात करेंगे समतुल्य की, सीधे सीधे समतुल्य चेक करते हैं। देखो क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट, है ना, सेट में रहने वाले हर एक मेंबर के लिए ए टाइप का मेंबर भी सेट में रहना चाहिए। अब देखो सेट के आपके पास जेड है ना, जेड आपके पास सेट है, देखिए जेड में 0 भी तो रहता ही है ना, 0 रहता है, प्लस माइनस 1 रहता है, प्लस माइनस 2 रहता है। देखो 0 के लिए देखो 0, 0 रहना चाहिए ना डेफिनेशन के हिसाब से इसमें, क्योंकि 0 जेड में है तो 0, 0 नहीं आर में रहना पड़ेगा, है कहीं 0, 0 आर नहीं, 0 नहीं, फेल कर दिया इस रूल को। 1 लेके देखो 1 जेड में रहता है, 1, 1 ने इसमें रहना चाहिए, कहीं 1, 1 नहीं है। माइनस 1 लो, माइनस 1 जेड में रहता है, -1, -1 ने आर में रहना चाहिए। यानी कि तमाम एलिमेंट आप ले सकते हो
है ना। हर एक एलिमेंट विरोध ही कर रहा है, रूल को फेल ही कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक एलिमेंट के लिए दिखा देता हूँ कि रूल फॉलो नहीं कर रहा है, मीन्स तो एक ने भी फेल कर दिया तो रूल फेल हो जाता है, सतुल्य नहीं बन पाए। तो मैं मान लूँगा, मैं कहूँगा सिंस, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं 0 ले रहा हूँ या 1 भी ले सकते हो, ठीक है, या 2 ले सकते हो, 3, कुछ भी इंटीजर ले सकते हो। सिंस 0 बिलोंगिंग टू z, 0 z का मेंबर है ना, मीन्स 0 पूर्णांक है, बट लेकिन 0,0 डज नॉट बिलोंगिंग टू r, 0 0 r में नहीं रह रहा है, ठीक, इम्प्लाइज r स्वतुल्य नहीं है, r स्वतुल्य नहीं है, ठीक। सममित की बात करें, देखो सममित में क्या होता है, जो जोड़ी r में उसी को उलट देने पर जो जोड़ी बनेगी वो भी r में ही रहनी चाहिए। देखो 0 1 को उल्टो 1 0, 1 0 है बिल्कुल, 0 -1 को उल्टो -1 0 बनेगा, -1 0 है, 1 0 को उलट दो 0 1 बनेगा, बिल्कुल 0 1 भी है इसमें, -1 0 को उल्टो 0 -1 बनेगा, 0 -1, यानी कि हर एक जोड़ी का उलट देने पर भी उसी जोड़ी में मीन्स r में रह रहा है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू z एंड ए बी बिलोंगिंग टू r इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंगिंग टू r, है ना। ए बी टाइप की जोड़ी अगर r में रह रही है तो बी ए टाइप उलट देने पर भी r में रह रहा है, मीन्स सममित तो हो गया, फिर सममित में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। सममित संबंध में आप क्या लिख दोगे, सममित में लिखोगे फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू z एंड ए बी बिलोंगिंग टू r इम्प्लाइज उलट देने पर, यानी कि बी ए बिलोंगिंग टू r, है ना। चेक कर लिए थे हमने हर एक जोड़ी के लिए, इम्प्लाइज r क्या हो गया फिर सममित, r सममित है, हो गया, ठीक हो गया। स्वतुल्य नहीं है लेकिन सममित हो गया। उसी प्रकार आप क्या चेक करोगे, संक्रामक, अब आप चेक करेंगे संक्रामक। देखिए संक्रामक के लिए 3 मेंबर चाहिए थे, अच्छा आर तो हमने मिटा दिया ना, आर क्या था आपके पास, तो मुझे याद है हमने ए की जगह 0 रखा था, तो बी आपको मिला था +-1, यानी कि 0 1 0 -1, फिर अगर ए की जगह हमने 1 रखा था तो बी 0 आया था, -1 रखा था तो बी 0, यानी रिलेशन ये था आपके पास, ठीक है। अब देखिए फिर मुझे इसमें क्या दिखाना है, संक्रामक संबंध दिखाना है। संक्रामक के लिए क्या होगा, देखो जैसे ये जोड़ी है ना 0 1, किस पे समाप्त हो रही है 1 पे, तो ये संक्रामकता यानी ट्रांजिटिविटी किसके साथ दिखाएगा, जो 1 से स्टार्ट हो रहा होगा। 1 से स्टार्ट कौन हो रहा है, ये तो हो रहा है 1 से स्टार्ट। देखो 0 1 1 0, तो पहला और लास्ट कौन आएगा, पहला इसका 0, इसका लास्ट कौन है 0, यानी 0,0 नहीं क्या होना चाहिए था, r में होना चाहिए था, क्या है 0,0 r नहीं है, यानी इस पहली जोड़ी ने फ्लॉप कर दिया रूल को, फेल कर दिया रूल को, ठीक है ना। 0 1 1 0 था तो ये पहला और चौथा, यानी कि 0 0 ने r में रहना था, ये नहीं रह रहा है, इन संक्रामक भी नहीं है। तो मैं लिखूंगा कैसे इसको, सीधे सीधे उसी एलिमेंट के सारे लिख दूंगा कि ये संक्रामक नहीं है, यानी कि मैं कहूँगा सिंस 0 1 बिलोंगिंग टू z, 0 और 1 z पे रहते हैं, एंड 0 1 1 0 ये रिलेशन के मेंबर हैं, देख सकते हो रिलेशन में रह रहे हैं, है ना। लेकिन देखो ए बी बी सी होने पर ए सी ने रहना चाहिए ना आर में, यानी कि पहले और लास्ट ने आर में रहना चाहिए, इम्प्लाइज 0 0 ने आर में रहना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं रह रहे हैं, तो इम्प्लाइज में यहाँ पर क्या लिखोगे, लेकिन 0 0 नॉट बिलोंगिंग टू आर, मीन्स आर संक्रामक नहीं है क्योंकि इस पीयर ने रूल फॉलो नहीं किया, इम्प्लाइज आर
संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है। तो एक भी चीज ना हो तो तुल्यता तो होगा नहीं। तो ये कह रहा था सिद्ध करो कि तुल्यता नहीं है, तो हमने सिद्ध कर दिया, नीचे से लिख देना आप, अतः आर तुल्यता संबंध नहीं, आर तुल्यता संबंध नहीं, है ना। प्रूफ हो गया, ठीक हो गया। देखिए रिलेशन के जो भी क्वेश्चन थे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। अगर इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो पूरी थ्योरी आपको समझ में आ ही गई होगी, आप अभी तक समझ भी चुके होंगे इस चीज़ को। मैंने एक चीज़ कहा था आपसे ना, जैसे सम्मित संबंध होता है ऐसे ही प्रतिसम्मित या असम्मित संबंध होते हैं, ठीक है। प्रतिसम्मित या असम्मित संबंध होता है, आपके एनसीईआरटी सिलेबस में तो नहीं है, वैसे मेन सिलेबस में भी नहीं है। आरटी सर में दे रखा, हल्का टच हम आपको दे देते हैं, कोई भी टॉपिक हम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। देखिए आपके पास सम्मित संबंध था ना, उसी का उल्टा प्रतिसम्मित संबंध होते हैं। प्रतिसम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध यानी कि एंटी सिमेट्रिक, इसको हमने सिमेट्रिक कहा था, इसको एंटी सिमेट्रिक कहते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक हो गया। देखिए इसमें सम्मित का ही जस्ट उल्टा होगा। देखो सम्मित क्या कहता था, अगर ए बी आपके पास आर में है तो बी ए आर में होना चाहिए कहते हैं, और ये प्रतिसम्मित क्या कहेगा, ए बी अगर आर में है तो बी ए आर में नहीं होना चाहिए। अगर ए बी आर में है तो बी ए आर में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे ए टाइप के एलिमेंट 1,1, 2,2, 3,3 इस टाइप के एलिमेंट होंगे, उनको उलट दोगे तो भी तो वही एलिमेंट मिलेगा, 2, 2, 3, 3, है ना। जैसे आपके पास रिलेशन आर हो गया, आर में बाय द वे ये है आपके पास 2, 2 है, ठीक है। इसको उलट दो तो भी तो 2, 2 ही रहेगा, यानी इस केस में रह सकता है, कह रहा है, ठीक है ना। वैसे कहता है कि ए बी अगर आर में है, एंटीसिमेट्रिक कहता है अगर ए बी आर में है तो बी ए आर में नहीं रहना चाहिए, ये कहता है। लेकिन विरोधाभास कहाँ पर आ जाता है, जब सेम सेम एलिमेंट 2, 2 ए टाइप के एलिमेंट जब आते हैं, क्योंकि उलट देने पर भी वही बचेगा ना, 2, 2 को उल्टोगे 2, 2 वही मेंबर आएगा, वो आर में रहने लगेगा। तो कहता है कि इस केस में रह सकता है, ठीक है ना। जब दोनों सेम है तब तो रह सकता है, यानी कि बाद में पहले तो डेफिनेशन वाले ने ये लिखना चाहा कि ए बी अगर आर में है तो बी ए आर में नहीं होना चाहिए, लेकिन इस एलिमेंट ने वो रूल फॉलो नहीं किया, तो बाद में कंडीशन ये बनी, डेफिनेशन ये लिख दी गई कि ए बी आर में है तथा बी ए आर में है, तो इंप्लाइज दोनों ने सेम होना पड़ेगा, बी बराबर ए होना पड़ेगा, ठीक, तब जाके एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। यानी कि राइट डेफिनेशन फिर ये मानी गई, ठीक है। पहले तो इस रूप में देना चाहा, अगर ए बी आर में है तो बी ए आर में नहीं होगा, वो कंडीशन का 99% तो सही थी, लेकिन इन एलिमेंट्स के लिए सही नहीं थी। किन के लिए, जो ए टाइप के मेंबर थे, है ना, दोनों जगह सेम मेंबर आ जा रहे थे जहाँ, क्योंकि उलट देने पर भी वही मेंबर बनेगा, 2, 2 को उल्टोगे तो 2, 2 ही बनेगा, है ना। और वो तो पहले से आर में है तो 2, 2 आर में नहीं है, कैसे बनाओगे, ठीक है ना। वो तो ऑलवेज क्या करेगा, विरोधी करेगा इस बात का। तो बाद में ये डेफिनेशन दी गई कि ए बी आर में है, बी ए आर में तभी हो सकता है जब दोनों इक्वल हो, जब दोनों इक्वल। अदरवाइज अगर दोनों अनइक्वल हैं तो ए बी है तो बी ए ने नहीं आना चाहिए, है ना। इस टाइप के जो रिलेशन है उसको हम प्रतिसम्मित संबंध यानी एंटी सिमेट्रिक कहेंगे, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो मैं लिखा देता हूँ प्रतिसम्मित संबंध, ठीक है ना। प्रतिसम्मित संबंध वही कहोगे। अब संबंध किस पे होते हैं, किसी सेट पे। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख देना, समुच्चय, कुछ भी मान लेता हूँ मैं, ए या एस, ठीक है। समुच्चय ए पर संबंध आर प्रतिसम्मित कहलाता है
प्रतिसम्मित यानी एंटी सिमेट्रिक कहलाता है यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर पे एंड बी ए बिलोंग कर रहा है आर पे, तब इम्प्लाइज दैट बी बराबर ए होना ही चाहिए, यानी दोनों जगह सेम एलिमेंट आना चाहिए। ये डेफिनेशन में लिखता है, ठीक है। अगर ए बी और उलट करने पर बी ए आर में रहेगा, इसका मीनिंग दोनों सेम ही होंगे, यानी 1 1 टाइप के, 2 2 टाइप के, 3 3 4 4 इस टाइप के एलिमेंट हैं होगा। यानी इसके अलावा है ना, ए बी आर में रह रहा है तो बी ए आर में नहीं रहना चाहिए। आप नीचे से ऐसे लिख भी सकते हो, अन्यथा। अन्यथा मीन्स जब इक्वल नहीं है, अन्यथा ए बी बिलोंगिंग टू आर, ए बी आर में है तो बी ए ने आर में नहीं होना चाहिए, बी ए नॉट बिलोंगिंग टू आर। ये कब? जब ए नॉट इक्वल टू बी। अब देखो कंप्लीट लिख दिया, किताब वाला केवल इतना ही लिखता है, मैंने ना आप कंफ्यूज ना हो करके नीचे भी लिख दिया है कि अगर दोनों सेम मेंबर हैं तो ए बी उलट देने पर बी ए आर में रह सकते हैं। लेकिन जब दोनों सेम सेम नहीं है, अलग, जैसे 1 2 टाइप का एलिमेंट है तो 2 1 में नहीं होना चाहिए आर, ठीक है ना, उसको हम प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बुक में दिए नहीं है, मैं एक क्वेश्चन अपने हिसाब से करा देता हूँ ताकि आपको थ्योरी अच्छे से समझना है, ठीक है। आपने पॉज करके इसको नोट कर दिया होगा। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि बुक का नहीं है, मैंने अपने हिसाब से लिया। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन है आपके पास, समुच्चय ए बराबर 1 2 3, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 पर संबंध R इज इक्वल टू 1 1 1 2 3 1 है, ठीक है ना। एक समुच्चय ए है जिसपे संबंध ये दे रखा आपको, ठीक। क्या R प्रतिसम्मित संबंध है? क्या R प्रतिसम्मित संबंध है? आपके पास जो R है, क्या ये प्रतिसम्मित संबंध है? तो देखिए फिर इसका सॉल्यूशन में वही लिखोगे, दिया गया समुच्चय ए बराबर 1 2 3, ए दे रखा आपको 1 2 3, ठीक है। दिया गया संबंध आर आपके पास कितना है? 1 1 1 2 और 3, ठीक है। अब देखो और चेक करो, 1 1 उलट दो, 1 1 ही रहेगा, आर में उसने तो रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेशन कहती है जब दोनों सेम एलिमेंट हो उलट देने पर कोई दिक्कत नहीं रह सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो अनइक्वल है, यहाँ पर अनइक्वल, यानी कि कभी भी ना प्रतिसम्मित चेक करना है तो जो सेम टाइप के एलिमेंट है, ठीक है ना, जैसे 1 1 है 2 2 है, इनको चेक ही मत करो क्योंकि उलट देने पर भी वही आएगा। और डेफिनेशन कहती है कि जब सेम है तो उलट देने पर भी मेंबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 है उलट दो 1 1, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अनइक्वल होते हैं तब उलट देने पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे 1 2 उलट दो 2 1 आएगा, 2 1 है क्या इसमें? नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि होना, अगर होगा तो सम्मित हो गया ना। 1 2 उलट दो 2 1, वो तो सम्मित हो गया, ठीक है। नहीं होना चाहिए कहता है, 1 2 2 1 नहीं होना चाहिए, नहीं है ना इसमें, बिल्कुल इसने रूल फॉलो किया, फिर फेल नहीं किया। सम्मित के लिए तो फेल करता है, लेकिन असम्मित दिखाना है, प्रतिसम्मित दिखाना है, इसलिए नहीं होना चाहिए वाली बात, मतलब रूल फॉलो कर रहा है। 1 2 है तो 2 1 नहीं है, मीन्स रूल फॉलो हो रहा है। 3 1 उल्टा दो 1 3, नहीं होना चाहिए 1 3, है क्या 1 3? नहीं है, बिल्कुल रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। यानी कोई भी रूल तोड़ नहीं रहा है कोई भी जोड़ी, इसका मीनिंग आर क्या हो गया?
प्रतिसम, ठीक है। तो नीचे से अगर डेफिनेशन के हिसाब से लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए सेट पे एंड ए बी बिलोंगिंग टू आर implies बी ए belonging to R if ना आई डबल इफ एंड ओनली क्या ए बराबर बी, क्योंकि उल्टा सुल्टा कहोगे ना, अगर ए बराबर बी है तो 1 1 आर में आ सकता है, अगर 1 1 टाइप है तो ए बराबर बी होगा, इसलिए मैंने आई डबल एफ लिख दिया है ना, उल्टा सुल्टा इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट वाली कंडीशन, ठीक। तो ये लैंग्वेज में आप लिख सकते हो इस रूप में, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए, जोड़ी अगर जो ए बी टाइप आर में है तो बी ए आर में तभी है जब ए बराबर बी है ना, ये 1 1 तभी था, उलट देने पर 1 1 आ रहा था, तभी आर में रह पा रहा था जब दोनों इक्वल थे, अदरवाइज जहाँ अनइक्वल थे वहाँ नहीं आ रहे, ठीक है। डेफिनेशन जो कि बुक वाला इतना ही लिखता है, ठीक है ना, जो उसके आगे अनइक्वल है वो तो मैंने अपने हिसाब से लिखाई थी ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, जब भी आंसर दोगे मैं इतना सफिशियंट होता है, ठीक है। यानी कि ए बी बिलोंगिंग टू दो मेंबर, सेट के दो मेंबर्स के लिए एक जोड़ी अगर आर में है, उलट देने पर वो जोड़ी आर में तभी है जब दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। यानी कि इसका जो स्टेटमेंट था जब अनइक्वल है तब नहीं होगा, वो नहीं लिखा क्योंकि इसमें छुपा है, क्योंकि उसने क्या कह दिया है, जब और केवल यदि ए बराबर बी है तब जाके उलट देने पर आर में रह रहा है, इसका मीनिंग जब अनइक्वल होंगे तो नहीं रह रहा होगा, साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है ना। यानी नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप लिख दोगे सीधे सीधे आर प्रतिसम्मित, अतः आर प्रतिसम्मित है, प्रतिसम्मित संबंध है, आर क्या हो जाएगा, प्रतिसम्मित संबंध है, ठीक है। अगर प्रतिसम्मित संबंध नहीं है दिखाते उसका आंसर भी लिख देते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर प्रतिसम्मित नहीं है दिखाना होता तब दिखाना, जब प्रतिसम्मित है था तो इस टाइप से दिखा दिया डेफिनेशन के हिसाब से, जब प्रतिसम्मित नहीं है दिखना था तो मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, ये, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, हल्का सा चेंज कर रखा है रिलेशन में, इसको दिखाना प्रतिसम्मित है या नहीं, ठीक है। समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 2 3 पर संबंध आर इक्वल टू 1 1 1 2 2 1 है, क्या आर प्रतिसम्मित संबंध है, ठीक है। इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2 होगा इस सीरीज का सॉल्यूशन। फिर वही लिखोगे, दिया गया समुच्चय ए बराबर 1 2 3, दिया गया संबंध आर इक्वल टू 1 1 1 2 2 1, ठीक है। फिर लिखोगे, देखिए 1 2 आर में उलट दिया, 2 1 भी आर में रहने लग गया, जबकि 2 बराबर 1 तो नहीं है ना, यानी कि आप लिखोगे कैसे, आप लिखोगे सिंस, ऐसे लिखोगे कि 1 2 बिलोंगिंग टू आर एंड 2 1 बिलोंगिंग टू आर, है ना, 2 1 बिलोंगिंग टू आर, बट वो कहता है ना अगर ए बी आर में रह रहा है, बी ए आर में रह रहा है तो ए बराबर बी होना चाहिए, है ना, ए बराबर बी होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो ए बराबर बी हो रहा है, ए की जगह है 1, बी की जगह है आपके पास क्या 2, ठीक हो गया। लेकिन 1 कभी 2 के बराबर नहीं होता है, ठीक है, 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 नॉट इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो कहता है ए बी आर में है, बी ए आर में है तो ए बराबर बी होना चाहिए। हमने दिखाया कि 1 2 आर में था, 2 1 आर में है ना, 1 2 आर में है, 2 1 आर में, लेकिन 1 बराबर 2 नहीं है। इसका मीनिंग जब ए बराबर बी नहीं था फिर भी जोड़ी रह रही है, ठीक है ना, जब दोनों डिफरेंट थे उलट देने पर भी आर में रह रहा है, इसका मीनिंग ये तो सम्मित हो गया है ना, प्रतिसम्मित तो रहा ही। तो नीचे से लिखोगे अतः आर प्रतिसम्मित नहीं है, अतः आर प्रतिसम्मित, आर प्रतिसम्मित नहीं है,
आर प्रतिसम्मित नहीं, तो सम्मित तो प्रतिसम्मित होगा तो कैसे दिखाओगे, प्रतिसम्मित नहीं होगा तो कैसे दिखाओगे, दोनों टाइप के एग्जाम्पल मैंने करा दी है ना। ये बुक के क्वेश्चन नहीं थे, मैंने अपने हिसाब से थ्योरी समझाने के लिए करवाया, ठीक है। अब अगला टॉपिक है आपके पास संबंध यानी कि रिलेशन। वीडियो 1 घंटे से ऊपर जा चुका है, इसलिए अब संबंध अगले वीडियो में ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिलेशन हमने कंप्लीट कर चुके हैं, मैं सोचा था संबंध भी स्टार्ट कर देंगे यहाँ, तो वीडियो थोड़ा लेंथी बन चुकी है। अब संबंध अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। ठीक है, पढ़ाई करते रहें, नोट्स बनाते रहें इसके।